आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपका 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर का इंतज़ार हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से था और एक्चुअली में ये चैप्टर हमारा आज आ भी गया। तो आज ये वो दिन है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे हिटलर के बारे में। और ये चैप्टर हमारा वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि पहला बात तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। पहला बात ये हो गया। और दूसरा बात, आपको इसमें दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम था हिटलर। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम रखता है, बहुत ज़्यादा अपने आप में ये खास है। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पहले ही हम यहाँ पे कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। पहला बात ये कि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पता चलेगा हिटलर के बारे में, हिटलर के वजह से कैसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसके बारे में पता चलेगा। हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हिटलर के वजह से ही हुआ था। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। फिर से ये भी देखने को मिलेगा कि हिटलर इतना खतरनाक क्यों था भाई। जब भी कोई आदमी खूंखार होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि बड़ा हिटलर बन रहा है। तो आखिर ऐसा हिटलर में क्या था कि आज पूरा दुनिया उसका नाम लेता है। भले वो गलत आदमी था, लेकिन वो क्या गलत काम करता था जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। हालांकि पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ता चलेगा। तो बहुत कुछ अभी बता देंगे ना तो फिर हमारा इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसमें और ज़्यादा गहराई से बात करते हुए चलेंगे। चैप्टर के ऊपर पहले हम लोग ध्यान देते हैं हेडिंग के ऊपर। हेडिंग में है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। समझिए इसका मतलब क्या हुआ। पहले ना नाजिज्म समझिए होता क्या है। नाजिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। समझिए, जैसे आप ऐसे समझो, इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। दो पॉलिटिकल पार्टी का बात करें तो एक कांग्रेस और एक बीजेपी है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जदयू है, बहुत सारे हमारे पास पार्टी है। लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसी प्रकार का ना एक पार्टी था जर्मनी में। पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। याद रखिएगा नाम। एक पार्टी था जर्मनी में जिसका नाम था नाजी पार्टी। अब देखो, हर पार्टी का ना अपना विचार होता है, इनके अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे बीजेपी पार्टी का अपना काम करने का तरीका अलग है, कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका अलग है, यानी कि सब पार्टी का अपना विचार अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जो जर्मनी में हमारा पार्टी था जिसका नाम था नाजी पार्टी, उसका भी काम करने का तरीका अलग होगा। तो नाजी पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, जो विचार था कि आखिर भाई ये पार्टी किस विचार पे काम करती है, उसी विचारधारा को हम लोग क्या बोल देते हैं, नाजिज्म बोल देते हैं। और यहाँ पे एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में ISM लग जाए, समझ जाइएगा वो बात कर रहा है आइडियोलॉजी के बारे में, यानी कि उसके विचार के बारे में। जैसे आगे चलेंगे, आप 11-12 में आप आएंगे, यदि आपको कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगे गांधीज्म, मार्क्सिज्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। बुद्धिज्म, ये सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपने एक चीज कॉमन इसमें देखा, गांधीइज्म ISM, मार्क्सिज्म लास्ट में इसमें भी ISM है, बुद्धिज्म लास्ट में भी इसमें भी ISM है। गांधीज्म का मतलब हो गया कि गांधी जी का विचार क्या था। मार्क्सिज्म का मतलब हो गया कि मार्क्स का क्या विचार था, मार्क्स एक व्यक्ति थे। उसी प्रकार से बुद्धिज्म का मतलब हो गया कि बुद्ध भगवान का क्या विचार था। तो जब भी किसी शब्द के लास्ट में ISM लग जाए, समझ जाइएगा वो बात कर रहा है उसके विचारधारा के बारे में। तो यहाँ पे हमारा लग गया है नाजिज्म के लास्ट में ISM, यानी कि नाजी के लास्ट में लग गया ISM। तो बताओ ये विचारधारा किसका बात करेगा, नाजी पार्टी का बात करेगा। तो नाजी पार्टी जो कि जर्मनी में था, वो पार्टी किस विचार पे काम करती थी, उनका क्या काम करने का तरीका था, उसी को हम लोग बोल देते हैं नाजिज्म। तो हम लोग बात करेंगे इसमें जर्मनी का एक मशहूर पार्टी के बारे में जिसका नाम था नाजी पार्टी। ठीक है, उनका क्या तरीका था काम करने का, उनका क्या विचार था, इसके बारे में हम लोग पहला बात करेंगे। तो नाजिज्म जब भी आपके सामने हम वर्ड बोलेंगे ना तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है किसका, नाजी पार्टी का बात कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर हिटलर था कौन, हिटलर का राइज कैसे हुआ। हिटलर का राइज कैसे हुआ मतलब हिटलर एक दिन में हिटलर थोड़ी बना होगा, समय लगा होगा। तो कैसे आखिर हिटलर हिटलर बना, कैसे पूरा दुनिया उससे कांपता था, कैसे हिटलर से पूरा दुनिया डरता था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा दो ही चीज़ों के ऊपर रहेगा। पहला रहेगा नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर, यानी कि नाजी पार्टी किस तरीके से काम करता था पहला, और दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर हिटलर का काम करने का तरीका क्या था, हिटलर कौन था, हिटलर में ऐसा क्या खास बात था जिससे पूरा दुनिया उसे डरता था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया आपको? नाजीज़म मतलब नाजी पार्टी के विचारधारा के बारे में बात करेगा ये। दूसरा राइज ऑफ हिटलर का मतलब क्या होगा कि आखिर हिटलर थे कौन, चल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहले एडोल्फ हिटलर वॉज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, याद रखिएगा, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था और ये जर्मनी का ना डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब क्या होता है पता है? देखो 3 प्रकार का कंट्री होता है। एक होता है मोनार्की, जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि वहाँ पे सिस्टम चलता है राजा वाला। एक होता है, मतलब मोनार्की का मतलब ये होता है। एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कोई राजा नहीं, कोई तानाशाही नहीं, हम वोट देंगे, जो जीत जाएगा वही हमारा लीडर होगा। और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि उस कंट्री को रूल करेगा आर्मी का हेड, आर्मी का कमांडर। तो जर्मनी जो बेसिकली था वो हमारा क्या था, एक डिक्टेटर कंट्री था, जिसको रूल कौन कर रहा था? एडोल्फ हिटलर कर रहा था। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। याद रखिएगा कि जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं था, जर्मनी में मोनार्की भी नहीं था, जर्मनी में क्या था? डिक्टेटरशिप था, यानी कि वहाँ पे जर्मनी को रूल कौन करता था? आर्मी का हेड। और वो हेड कौन था आर्मी का? एडोल्फ हिटलर था। तो यहाँ से हिटलर के बारे में, हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि हिटलर कौन था? जर्मनी के आर्मी का हेड था, कमांडर था, जो कि पूरे जर्मनी को रूल करता था। ठीक है, आगे ही बिलोंग टू नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी। जर्मनी में जो नाजी पार्टी था उस पार्टी से ये बिलोंग करते थे, यानी कि उस पार्टी से इनका ताल्लुक था, उसके लिए काम करते थे। आगे एक एक बात है ना इसमें आपको जो पता चलेंगे हिटलर के बारे में, ये सब का सब बात हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चूंकि हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे आपको हिटलर के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया दिया जा रहा है कि आप पहले ही समझ लो कि आखिर हिटलर था कौन, उसके बारे में आइडिया लगा लो कि कितना खूंखार आदमी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू कॉन्क्योर ऑल ऑफ यूरोप। सोचो, ये जो हमारा जर्मनी है छोटा सा कंट्री है, कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। सोचो, लेकिन हिटलर का ना विचार क्या था? हिटलर ये चाहता था कि पूरे जर्मनी के साथ साथ पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो जाए। हालांकि पूरे जर्मनी पे इसका कब्जा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये केवल जर्मनी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। ये चाहता था कि मेरा जो कंट्रोल है ना जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप पे हो जाए। सोचो, और यूरोप छोटा कंटिनेंट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। खैर देखते हैं आगे ये सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अभी बता देंगे ना तो फिर मजा खत्म हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू मेक जर्मनी मोर पावरफुल। देखो, ये चाहता था कि मेरा रूल सभी कंट्री पे हो, लेकिन ये हमेशा चाहता था कि जो जर्मनी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे, क्योंकि बिलोंग कहाँ से करता था? जर्मनी से बिलोंग करता था। देखिए, ये कंट्रोल हर कंट्री पे करना चाहता था, यूरोप के हर कंट्री पे कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन जर्मनी इसका फेवरेट था। ये चाहता था कि जर्मनी क्या हो, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बने। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ही बिलीव्ड दैट फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, यानी कि जर्मनी का बात कर रहा है, देयर मस्ट हैव सिंगल कम्युनिटी। सोचो, ये चाहता था, मतलब इसका मानना था कि यदि जर्मनी को तरक्की करना है तो जर्मनी में एक ही कम्युनिटी का लोग रहेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग नहीं रहेंगे। इसको ना आप ऐसे समझो, जैसे आपको पता है इंडिया है, और भाई इंडिया में अलग 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 धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। जर्मनी में भी अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पे थे, लेकिन ये चाहता था कि जर्मनी को यदि तरक्की करना है तो यहाँ पे हर तरह का लोग नहीं रह सकता है, यहाँ पे किसी एक ही प्रकार का लोगों को रहने का मौका मिलेगा। अब सवाल है कि सर बाकी रिलीजन के लोग कहाँ जाएंगे फिर? जर्मनी से कहाँ जाएंगे? हिटलर चाहता था कि सबको मार दो, सिंपल सोचो। मतलब ये कितना खतरनाक बात है। खैर आगे देखते हैं अभी क्या हुआ। तो ये चाहता था कि जर्मनी को यदि तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो केवल यहाँ पे एक ही कम्युनिटी का लोग रहना चाहिए, यानी कि एक ही रिलीजन का लोग रहना चाहिए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई ही किल्ड 6 मिलियन जूइस। सोचो, 6 मिलियन, यानी कि अब ये जूइस, जिप्सी, ये सब कौन थे? ऐसा इसको ना सिंपली आप ऐसे समझो
ज्यूइश और जिप्सी बेसिकली ये दो अलग अलग धर्म के लोग थे जो जर्मनी में रहते थे, आप इसको ऐसे समझ लो। और पॉलिश का मतलब समझ में आता है आपको, पोलैंड के लोग। जर्मन का मतलब समझ में आता है, जर्मनी के लोग। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे समझो आप। मतलब ये क्या चाहता था कि जर्मनी को तरक्की करना है तो केवल एक ही कम्युनिटी का लोग रहना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए इन्होंने 6 मिलियन ज्यूइश लोगों को जिंदा मार दिया। सोचो, मतलब इंडिया में आप यदि एक आदमी को मारते हो तो जिंदगी भर आपका जेल में गुजर जाता है। ये एक दो आदमी को नहीं, एक दो हजार नहीं, एक दो लाख नहीं, 6 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी कि 60 लाख लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया था। सोचो, और इनका जान मारने का तरीका भी बड़ा अजीब था, आगे मिलेगा हम लोगों को। सोचो, मतलब एक बार ना, आप पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप एक बार इमेजिन करो उस बारे में कि 60 लाख लोगों, ये तो अभी एक एग्जाम्पल है बस, अभी और मिलेगा, ये एक एग्जाम्पल है। 60 लाख लोगों को जर्मनी में उस समय पे मारना आम बात नहीं था। और जर्मनी का पॉपुलेशन उस समय पे था भी नहीं उतना, मतलब ठीक ठाक पॉपुलेशन था, लेकिन उतना में 60 लाख लोगों को जिंदा मार देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इसमें जोड़ लो पहले 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख जिप्सीज को मार देते हैं। ये सोचो, 2 लाख जिप्सीज को। और फिर सवाल है कि सर ये ज्यूइश और जिप्सीज कौन थे? सिंपली वहाँ के दो अलग अलग धर्म के लोग थे, आप इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, तो सोचो 60 लाख ज्यूइश को और 2 लाख जिप्सीज को वो जिंदा मार देते हैं। और ये तो अभी और है 1 मिलियन पॉलिश एंड 70,000 जर्मन्स। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पोलैंड के लोगों को मार देते हैं। और पोलैंड मतलब जो कि थे पोलैंड के, लेकिन रहते थे जर्मनी में। ठीक है, और 7,000 जर्मन्स को इन्होंने, सॉरी 70,000, 70,000 इन्होंने जर्मन्स के लोगों को मारा। अब फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जर्मनी के लोगों को इन्होंने क्यों मारा? देखो आप भाई, जर्मनी के अंदर भी तो अलग अलग लोग रहते होंगे कम्युनिटी के, तो उनको भी इन्होंने जिंदा मार दिया। ये चाहता था कि केवल एक ही धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे, और वो धर्म कौन सा होगा अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर मजा हमारा खत्म हो जाएगा, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इनका मानना यह था कि यदि जर्मनी को आगे बढ़ाना है तो केवल एक ही कम्युनिटी का यहाँ पे जिंदा रहना तय है, बाकी सबको मार दिया जाएगा। तो 6 मिलियन ज्यूइश और लगभग 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश और जर्मन लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया। सोचो कितना खतरनाक आदमी था ये। और कैसे मारा, क्या प्रोसीजर था, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। आगे, 2 जर्मन्स वेयर किल्ड बाय हिटलर, दे वेयर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। सोचो, देखो चलो ये तो समझ में आता है कि ज्यूइश को मार दिया आपने क्योंकि अलग धर्म का था, आप पसंद नहीं करते थे, उनको आपने मार दिया। जिप्सीज भी अलग धर्म के लोग थे, उनको भी आपने मार दिया, ये भी समझ में आता है। पॉलिश लोग पोलैंड के थे, उनको भी आपने मार दिया, हमको समझ में आता है क्योंकि वो जर्मनी के नहीं थे। लेकिन आपने 70,000 जर्मन्स के लोगों को क्यों मारा? भाई वो आदमी तो आपके ही कंट्री का है, आपने अपने ही कंट्री के लोगों को क्यों मारा? ध्यान रहे, इन्होंने जितने भी जर्मनी के लोगों को मारा था सारे के सारे मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। मतलब कि कोई सुन नहीं सकता था, तो कोई चल नहीं सकता था, तो कोई बोल नहीं सकता था। इस प्रकार के लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया। और इनका मानना था कि कंट्री के तरक्की में इस अपाहिज लोगों का कोई रोल नहीं है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग और पढ़ेंगे आगे। ये साफ बोलता था कि जितना भी अपाहिज लोग हैं सबको चुन चुन के लाओ और सबको जिंदा मार दो। क्यों मार दो? क्योंकि कंट्री के तरक्की में इसका कोई रोल है ही नहीं, इनका ये मानना था। आप खुद सोचो, जो आदमी चल नहीं सकता क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या वो कंट्री के तरक्की में कुछ भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हिटलर को क्या लगा, इसका कोई रोल नहीं है कंट्री के तरक्की में, इसको जिंदा मार दो। तो इस तरीके के लोगों को इन्होंने 70,000 लोगों को मार दिया। अपने की मतलब अपने कंट्री के 70,000 लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया। और वो सारे लोग कौन थे? मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। और पॉलिटिकल ओपोनेंट भी थे, यानी कि वो लोग जो हिटलर का बहिष्कार करते थे, यानी कि जो हिटलर के बारे में बुरा बोलते थे, उसको भी उन्होंने पकड़ा, जिंदा मार दिया। सोचो आगे, हिटलर किल्ड पीपल बाय गैसिंग देम इन गैस चैम्बर। और इनका मारने का तरीका ना बड़ा खतरनाक था, मतलब ये तरपा तरपा के मारते थे। एक होता है ना कि गुस्सा आया, जिन तुरंत गोली मारो बात खत्म करो, मतलब एक होता है कि चलो गुस्सा आया आपको, गोली मार दो बात खत्म। लेकिन ये ना आसान मौत नहीं देता था, जैसे आप फिल्म में सुनते होंगे
कि तुम्हें ना कुत्ते की मौत मारेंगे। आप फिल्म में सुनते होंगे कि तरपा तरपा के मारेंगे, हर रोज मारेंगे, इस प्रकार का आपने डायलॉग सुना होगा मूवी में। इसी चीज को अपनाता था हिटलर। हिटलर बोलता था कि इतना आसान मौत तो तुमको नहीं देने वाले। ये क्या करता था ना, एकदम बाथरूम के जैसा ये चैम्बर बनाता था, मतलब कि जैसे हमारा ट्रेन का डब्बा होता है ना, उस प्रकार का डब्बा बनाता था। उस डब्बे में ये आदमी को ठूस देता था। उस डब्बे को हम लोग गैस चैम्बर बोलते थे। उस डब्बे में आदमी को जबरदस्ती 1000 आदमी 2000 आदमी एक डब्बे में एकदम ठसन ठस आदमी को ये भर देता था पूरा, और उस कमरे में गैस को ये लीक करवा देता था। अब वही मतलब पॉइजनस गैस, और इतना खतरनाक गैस कि आदमी दरवाजा पीटता रह जाता था लेकिन दरवाजा कभी खुलता नहीं था, और वो घुट घुट के अंदर ही अंदर मर जाते थे। इनका ये मारने का तरीका था। एक तरीका और है जो जिसमें ये क्या करते थे, एक पूरे बड़े से ग्राउंड में पूरे ग्राउंड को नंगे तार से घेर देते थे, और जिसमें हाई वोल्टेज वाला करंट चलता रहता था, और आदमी को उसमें 10 दिन 12 दिन भूखा रखते थे। अब आदमी को भाई भूख लगेगा तो बाहर निकलना चाहेगा, और बाहर निकलने के लिए क्या करोगे, तार को छुओगे, वायर को। अब जैसे तार को छुओगे वैसे ही आपको शौक लगेगा और मर जाओगे आप। सोचो कितना तरपा तरपा के मार रहा है ये तरीका था इसका मारने का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये गैस चैम्बर में लोगों को डालता था और जिंदा यह आदमी को गैस से मरवा देता था। आगे वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द गैस चैम्बर वाज ऑस्विच। ये ऑस्विच जगह है, कहाँ पे है, जर्मनी में है। ऑस्विच हमारा एक जगह है जहाँ पे ये लोगों को गैस चैम्बर में डालता था और जिंदा लोगों को मार देते थे। हिटलर वांटेड टू एक्वायर मोर रिसोर्सेज एंड टेरिटरी एंड दिस लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर ना मतलब बड़ा लालची आदमी था। हालांकि पूरे जर्मनी पे इसका कंट्रोल था, लेकिन इसका इससे मन नहीं भरता था। इसको लगता था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा होना चाहिए, पूरे यूरोप पे। तो लालच में उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्री पे मतलब पूरे यूरोप पे कब्जा पाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो इसी आदमी की वजह से हुआ था, हिटलर की वजह से। क्यों हुआ था, क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्स चाहता था, धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी अलग अलग कंट्री का अपने पास कब्जा करना चाहता था, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आगे द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फ्रॉम 1939 से लेकर 1945। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है ना वो 1914 से लेकर 1918 तक है, 4 साल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल है, 1939 से लेकर 1945। और ये 6 साल तक युद्ध हमारा चला था, ठीक है। आगे, और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसके वजह से हुआ, हिटलर के वजह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट बिटवीन अलाइज या फिर अलाइड, जो भी आप बोल लो, दोनों सेम है, पावर एंड एक्सिस पावर। तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो पावर के बीच में लड़ा गया था। अब भाई लड़ाई तो हमेशा दो के बीच में होगा ना, एक अकेला लड़ाई कैसे हो सकता है। तो पहला जो हमारा लड़ाई था वो था अलाइज या फिर उसको आप अलाइज या फिर अलाइड जो भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो पावर था वो था हमारा एक्सिस पावर, ठीक है। यानी कि बेसिकली दो ग्रुप था, एक अलाइड पावर और एक एक्सिस पावर। अब इसमें कुछ कुछ कंट्री थे, जैसे देख लो अलाइज पावर इंक्लूड्स फ्रांस, यूके, यूएसए एंड रसिया। यानी कि फ्रांस हो गया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया यानी कि अमेरिका, और रसिया, ये हमारे थे अलाइज पावर में। इसमें ना जो यूएसए और रसिया देख रहे हैं आप, ये बाद में ज्वाइन किया था, कब, 1941 में, ठीक है। तो यूएसए एंड रसिया ज्वाइन अलाइज पावर इन 1948। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तो शुरुआत से यूएसए और रसिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बाद में इन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने किसके साथ ज्वाइन किया, अलाइज के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सिस पावर में कौन था देख लो, ये ना ध्यान रखना कि अलाइज पावर में कौन था और एक्सिस पावर में कौन था, क्योंकि ये आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस पावर में कौन थे, एक्सिस पावर इंक्लूड्स जर्मनी, इटली एंड जापान। बस तीन, इसमें मेन तीन थे, जर्मनी, इटली और जापान। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा बात करने वाले जर्मनी के लेकर, तो याद रखिएगा जर्मनी किस में थे, एक्सिस पावर में, ठीक है। आगे अलाइज पावर वॉन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो अलाइज पावर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत गया, यानी कि एक्सिस पावर हार गया। अब एक्सिस पावर हार गया इसका मतलब सीधा सा है, हिटलर हार गया भाई, सिंपल, क्योंकि हिटलर किस में थे, एक्सिस में था, और जीता कौन, अलाइज जीत गया, ठीक है। आगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन May 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज बिकॉज जर्मनी
लॉस्ट दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो वर्ल्ड वॉर का क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था कि भैया जो कंट्री मतलब जो हार जाएगा वो चुपचाप क्या कर देगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा। सरेंडर करने का मतलब है कि भैया हम हार को स्वीकार करते हैं और हमारे कंट्री का जो भी रिसोर्स है, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो है वो अब आपका हो जाएगा। पहले जो युद्ध होता था ना, इसका कंडीशन ही होता था। तो अब चूंकि भाई हमारा जर्मनी क्या हो चुका है, हार चुका है, तो जर्मनी को नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो 1945 में मई का महीना था, इस समय पे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसके सामने, अलाइज पावर के सामने सरेंडर कर दिया कि हाँ भैया हम हार मानते हैं, हम हार गए। ठीक है, आगे। विथ फियर हिटलर, हिज मिनिस्टर एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर। सोचो जब जर्मनी हार गया, अब चूंकि भाई जर्मनी को लीड कौन कर रहा था, हिटलर, और हिटलर ने पूरे तबाही मचाया था, अलग अलग कंट्री पे हमला करवाया था, इतने सारे लोगों को मार दिया था। तो बाकी सब कंट्री को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था हिटलर पे कि एक बार ये आदमी पकड़ा जाए एकदम कुत्ता का मौत मारेंगे इसको। मतलब कि आप खुद सोचो, जो इंसान इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने सारे कंट्री को तबाह कर दिया, क्या इसको मारने के लिए दूसरा कंट्री नहीं सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। तो जब हमारा जर्मनी हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसको ना पूरा डर हो गया। और डर भाई बिल्कुल स्वाभाविक सा था, एकदम बिल्कुल लाजमी सा डर है एकदम। इसको डर था ना कि यदि हम पकड़ा गए, हमारा जर्मनी तो हाथ से चला गया वो ठीक है, लेकिन यदि हम इनके हाथ में आ गए तो तुम गंदा मार मारेगा हमको, इसलिए क्या करो, खुद से अपने आप को गोली मार लो। तो इन्होंने क्या किया, हिटलर और हिटलर के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर थे जो कि हिटलर के साथ हमेशा काम करते थे, वो और हिटलर का फैमिली सब एकदम अंडरग्राउंड हो गया। कहाँ पे, बर्लिन में, बर्लिन जगह का नाम है। और बर्लिन में जाके ये लोग बंकर में छुप गए। सोचो, किसी घर में भी नहीं, बंकर में छुप गए, यानी कि थोड़ा सा गड्ढे टाइप का घर हुआ करता होगा, वहां पे लोग छुप गए और अंदर ही अंदर अपने आप को इन्होंने गोली मार दिया। गोली केवल एक ही वजह से मारा था, डर, क्योंकि उसको डर था यदि इसके हाथ में हम आ गए या फिर मेरे फैमिली का भी कोई भी आदमी इसके हाथ में आ गया तो एकदम गंदा मार मारेगा। इसलिए दूसरों के हाथ से मरने से बढ़िया है कि खुद से अपने आप को गोली मार लो। तो सोचो, हिटलर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर था, उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace and crimes against humanity। अब देखो, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ना एक कोर्ट हमारा बना, उस कोर्ट का नाम था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ये बेसिकली कोर्ट था और ये कहाँ पे बना, न्यूरमबर्ग में बना था। इस कोर्ट का काम ये था कि जितने भी तबाही नाजी पार्टी ने किए हैं उन सारे लोगों को पकड़ा जाए और उन सभी को सजा सुनाया जाए। क्योंकि भाई गोली किसने मारा, हिटलर ने अपने आप को मारा, मिनिस्टर्स ने मारा, लेकिन कुछ लोग और होंगे ना जो हिटलर का साथ दिए होंगे, तो उन सभी लोगों को पकड़ो, इस कोर्ट में लेकर आओ और उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सज़ा मिलेगा, तब जाकर केस पूरा शांत होगा। फिर बाद में क्या हुआ, इस कोर्ट में बहुत सारे लोगों को पकड़ के ठूसा गया, उसको सज़ा मिला, यानी कि जिस लोगों ने हिटलर के साथ काम किया था उन सभी लोगों को सज़ा मिला और बहुत सारे लोगों को तो लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया। क्यों भाई, क्योंकि आपने पूरी तरीके से मानवता को ख़त्म करने का जिम्मेदारी ले लिया था। मानवता मतलब आपने इतने सारे लोगों को मार रहे हैं, तो एक तरीके से आप मानवता को तो ख़त्म कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कोई पूछे कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्या था, तो ये बेसिकली एक कोर्ट था जिसमें जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे उन सभी को इसमें सज़ा सुनाया गया। ठीक है, क्योंकि मेन तबाही में तो हाथ नाजी पार्टी का ही था। हिटलर तो पकड़ाया नहीं तो वो पकड़ाता है ना तो उसको गंदा मौत देता है ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने मानवता के खिलाफ क्राइम किया है तो आपको सजा तो मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। केवल 11 लोगों को ही सजा मिला मौत का।
क्योंकि ये 11 लोग कौन थे, हिटलर के बहुत ही करीब थे, जो कि उनके साथ ये काम करते थे। तो 11 लोगों को एकदम मौत मिल गया, फांसी का सजा मिल गया। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बहुत सारे लोगों को तो जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो हिटलर के बहुत ही करीब था उसको मौत के घाट उतार दिया गया कोर्ट के द्वारा, एकदम फांसी का सजा दे दिया गया। और जो करीब नहीं था उसका, जो कि मतलब थोड़ा दूर का था मिनिस्टर, ये सब, उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया होगा कि हिटलर कौन था, कितना गंदे तरीके से वो लोगों को मारता था। हालांकि ये सब जो हो रहा है ना, ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, एक प्रोसेस है। इन सब के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक। ठीक है, ये वेमार रिपब्लिक, ये हमारा बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एनसीईआरटी का। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। लेकिन यहाँ तक के क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।